हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल लर्निंग पॉइंट 24x7 पर स्वागत करता हूं। आपके लिए फिजिक्स की ये वीडियो है। इस सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जिसमें आपको ध्वनि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज़ का या इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। तो जो अश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। जो अश्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। जो ध्वनि तरंगें होती हैं तीन टाइप्स की होती हैं, एक अश्रव्य होती हैं, एक श्रव्य होती हैं और एक पराश्रव्य होती हैं। तो अश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है और पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये जो ऑप्शन डी है ये तो हमारा श्रव्य तरंगे हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा प्राश्रव्य तरंगे हो जाएंगे और ऑप्शन ए जो है अश्रव्य तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा ऑप्शन ए सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन बी नहीं सुनी जा सकती, ऑप्शन सी कभी कभी सुनी जा सकती हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो मनुष्यों द्वारा सुनी नहीं जा सकती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए, इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ऑप्शन बी, यह निर्वात में चल सकती हैं या चल सकते हैं, ऑप्शन सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें से इनको ध्रुवित किया जा सकता है ये गलत है, ऑप्शन बी इनको या निर्वात में चल सकते हैं ये भी हमारा गलत है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि सारे तो सही हो नहीं सकते, पर आपका एक और दो गलत हो चुका है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो किस पर निर्भर करता है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है तीव्रता, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है आयाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा आवृत्ति। जो आवृत्ति होती है इसी पर किसी भी ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, यानी कि ध्वनि पतली होगी या मोटी होगी या मतलब हल्की होगी या भारी होगी, इसका इसकी जो निर्भरता है वो आवृत्ति पर ही होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो महिलाओं की आवाज़ होती है वो पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। तो जिस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है वो आवाज़ पतली तथा जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है वो आवाज़ मोटी होती है। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्न में से क्या है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं जिनकी बारंबारता या जिनकी जो है तीव्रता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच बीच होती है उन्हें श्रव्य तरंगे कहा जाता है या श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आडिबल ध्वनि यानी कि श्रव्य ध्वनि। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आडिबल ध्वनि। और ये जो ऑप्शन ए है अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, शिकार या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डाल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए, ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन बी, प्रतिध्वनि का निर्धारण, ऑप्शन सी, विस्पंद का बनना, ऑप्शन डी, ध्वनि का प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। क्योंकि जो चमगादड़ और डॉल्फिन्स होती हैं ये पहले एक प्रकार की ध्वनि छोड़ती हैं और अगर रास्ते में कोई भी जो है बाधा होती है, कोई शिकार होता है, तो वो ध्वनि उससे टकराकर वापस आ जाती है जिससे इनको उसकी दूरी का अंदाजा लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है या ध्वनि सबसे तेज चलती है। ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस और ऑप्शन डी वायु। तो जो ठोस माध्यम होता है इसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग है। ऑप्शन ए
330 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 220 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 232 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 110 मीटर प्रति सेकंड। तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है ये होता है 330 मीटर प्रति सेकंड। इसमें आपको अलग अलग तरह से आंसर मिल जाते हैं, तो जो 330, 32, 31 के नियर अबाउट होता है वही हमारा सही होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 330 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। ऑप्शन ए स्टील में, ऑप्शन बी निर्वात में, सॉरी ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी जल में। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको पिछले वाले से पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि जो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वो ठोसों में होती है। तो यहाँ पर ठोस हमारा केवल स्टील है, तो स्टील में क्या होगी, ध्वनि की चाल अधिकतम हो जाएगी, यानी कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा करेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु में ध्वनि का वेग ऑप्शन ए तापमान के बढ़ने से घटता है, ऑप्शन बी तापमान के घटने से बढ़ता है, ऑप्शन सी तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन डी तापमान के घटने से घटता है। तो जो वायु में ध्वनि का वेग होता है ये तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग घटेगा। तो यहाँ पर तापमान के बढ़ने के साथ में घटना लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन ए गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि तापमान के घटने से ध्वनि का जो वेग होता है वो भी घटता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो जो सुनने की यानी कि सुनने की अधिकतम सीमा या व्यक्ति के द्वारा सुनने की अधिकतम सीमा होती है वो 95 डेसिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 95 डेसिबल। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो जो ध्वनि को मापने की इकाई होती है उसी में हमारा ध्वनि प्रदूषण भी मापा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डेसिबल। तो चाहे हमें ध्वनि मापनी होती है या ध्वनि प्रदूषण मापना होता है, दोनों को मापने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से अलग करती है। ऑप्शन ए तारत्व, ऑप्शन बी प्रावस्था, ऑप्शन सी गुणता, ऑप्शन डी प्रबलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तारत्व। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि महिलाओं की आवाज़ जो होती है वो पतली होती है क्योंकि उसका तारत्व अधिक होता है, और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है क्योंकि उसका तारत्व कम होता है। तो तारत्व के द्वारा हम नर और मादा ध्वनि को आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तारत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। ऑप्शन ए ध्रुवण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ध्रुवण, क्योंकि ध्रुवण जो है ये प्रकाश में होती है लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि तरंगों के साथ में कौन सी क्रिया होती है जिसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो प्रतिध्वनि के बनने का कारण होता है परावर्तन। जब ध्वनि जो है किसी पृष्ठ से जाकर टकराती है और पुनः वापस लौट करके आती है श्रोता के पास, सॉरी जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है स्रोत के पास तक, तो उसे जो है उसे परावर्तित ध्वनि कहते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो परावर्तन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रकाश की गति, ऑप्शन बी ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने आपको बताया था कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता।
अगला क्वेश्चन है, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 मीटर, ऑप्शन बी 17 मीटर, ऑप्शन सी 24 मीटर, ऑप्शन डी 30 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 17 मीटर। जो रियल होता है ये तो होता है 16.5 मीटर। 16.5 मीटर होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 17 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन ए 1/5 सेकंड, ऑप्शन बी 1/10 सेकंड, ऑप्शन सी 1/20 सेकंड और ऑप्शन डी 1/2 सेकंड। तो जो मानव के कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। यानी कि अगर कोई भी एक आवाज़ किसी व्यक्ति को सुनाई पड़ती है तो उसके अगर 1/10 सेकंड के बाद में दूसरा कोई वर्ड बोला जाता है तब उसको स्पष्ट सुनाई देगा। तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समयांतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1/10, यहाँ पर 1/10 सेकंड होना चाहिए, 1/10 सेकंड के बराबर, 1/10 सेकंड से अधिक, 1/10 सेकंड से कम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड से अधिक। क्योंकि प्रतिध्वनि अगर तभी सुनाई पड़ेगी, अभी हमने आपको बताया कि 1/10 सेकंड के बाद में अगर कोई वस्तु या कोई आवाज़ दोबारा आती है तभी वो हमें स्पष्ट सुनाई पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1/10 सेकंड से अधिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवण, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ध्रुवण होता है ये प्रकाश में होने वाली घटना है, लेकिन ये ध्वनि के साथ में नहीं घटित होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवण। तो ये इस सीरीज का या इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और साथ में अपनी मतलब कि नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।